Welcome to Online Engineering, my dear friends. Myself Prakash Chandra Singh, and now I represent the second type of system named as eutectic system. फर्स्ट क्या था? आइसोमॉर्फस था. अब सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम की हम बात करेंगे यूटेक्टिक सिस्टम. यूटेक्टिक सिस्टम इसकी हम बात करेंगे कि यूटेक्टिक सिस्टम होता क्या है. आइसोमॉर्फस सिस्टम के बारे में हमने पूरा जाना कि आइसोमॉर्फस ये कह रहा था कि लिक्विड स्टेट में 100% सॉल्युबिलिटी रहेगी और सॉलिड स्टेट में भी 100% सॉल्युबिलिटी रहेगी. डन. ओके. बट आइसोमॉर्फस ये कहता है कि लिक्विड स्टेट में 100% सॉल्युबिलिटी रहेगी, बट सॉलिड फेस में इनसॉल्युबल रहेगा और वो भी क्या रहेगा? कंप्लीटली रहेगा. दैट मीन्स कि 0% सॉल्युबिलिटी होगी. 0% सॉल्युबिलिटी होगी. ये लेमन लैंग्वेज है. अब प्रैक्टिकली जरा देखा जाए तो जब मेल्ट होके दोनों आपके एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, अब ए और बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यस और नो. इसके एग्जांपल आप कोड करो. यूटेक्टिक के केस में कौन कौन से एग्जांपल, दैट मींस कौन कौन से एलिमेंट के आप पेयर लोगे, आप उसको नोट करो. अगर लेड एंड आर्सेनिक का पेयर लिया जाए या फिर बिस्मथ और कैडमियम का अगर हम पेयर लेते हैं तो यही हमारे यूटेक्टिक एलॉय देते हैं. पहली बात ए और बी की बात हुई, 2 एलिमेंट्स. ओके. अब प्रैक्टिकली इनको जरा देखते हैं कि अगर इनको मेल्ट करा के हमने लिक्विड में लेके हम अगर गए हैं, इनको मेल्ट करा के इन दोनों एलिमेंट्स को, चाहे लेड को आर्सेनिक को साथ में लिया, मेल्ट करा के लिक्विड में अगर लेके गए तो ये 100% क्या है? सॉल्युबल है. 100%. आप बाइफरकेट नहीं कर सकते. डन. ओके. अब बिस्मथ, कैडमियम या लेड, आर्सेनिक, इन दोनों में से किसी को भी आप लो और उसको सॉलिडिफाई कराओ. दैट मीन्स कूलिंग कर्व को फॉलो कराओ और उसको जब देखोगे, जब ये बिल्कुल सॉलिड में कन्वर्ट हो चुके होंगे तो ये क्या 100% क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे. 100% इनसॉल्युबल का मतलब क्या कि आप इनको इजीली बाइफरकेट कर सकते हो. ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, इस तरीके से, मतलब अलग अलग होंगे, आपको अलग अलग दिखेंगे. क्लियर? जैसे अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो केवल एक दिखेगा. सपोज दैट ऐसा दिख रहा है अगर लिक्विड स्टेट में है, बट अगर ठंडा होकर सॉलिड बना तो अलग अलग दिखना शुरू हो जाएगा. इस तरीके से रेड ब्लैक. ये बिल्कुल सिंपल. तो इसका डेफिनेशन लिखो कि यूटेक्टिक सिस्टम इज डिफाइंड एज दैट मीन्स यूटेक्टिक सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ एलॉयज in which elements, the two elements, the mixture of two elements shows या exhibit 100% solubility या completes solubility in liquid state and insoluble, that means what? 0% soluble in solid state. तो ये इसका रहा डेफिनेशन. ये रहे इसके एग्जाम्पल. ये एग्जाम में पूछे जाता है. अभी इसके डेफिनेशन से ही पूरा यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होगा. इसका डेफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स डेफिनेशन क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि लिक्विड में 100% सॉल्युबल होगा, 100% सॉल्युबल होगा, और सॉलिड के केस में ये 100% दैट मीन्स कंप्लीटली क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा. अब यहीं से आपका ग्राफ प्लॉट होगा. चलिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं. अब आपको ए और बी एलिमेंट लेना है. ए में आप लेड ले सकते हैं तो बी में आप आर्सेनिक लेंगे, और अगर ए में आप बिस्मथ ले रहे हैं तो बी में आप कैडमियम लेंगे. बिल्कुल सिंपल है. जिस तरीके से आइसोमॉर्फस ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखा है, तो अब उतनी जोर की बात नहीं है क्योंकि हमने कूलिंग कर्व एंड आइसोमॉर्फस दोनों को स्टडी कर रखा है. अब उसी का इंटरलिंक चलेगा और सारी चीजें हमें काफी इजी क्लियर होंगी. चलिए, तो इस तरीके से जिस तरीके से हमने आइसोमॉर्फस में हमने ग्राफ प्लॉट किया था उसी तरीके से हमें करना है. तो आप सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट कर लो. ठीक है, ये हो गया पूरा ग्राफ प्लॉट. इसमें क्या है कि ये 0% ए से 100% ए इस तरीके से बढ़ रहा है. वेट परसेंटेज ऑफ ए
इधर से इधर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इधर से इधर वेट परसेंटेज ऑफ V इंक्रीज कर रहा है। ओके, चलिए ये आपने उसी तरीके से बनाया। अब A का मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले फिक्स करो। A का मेल्टिंग पॉइंट सपोज दैट आपने M लिया, वहां पे आपने आइसोमॉर्फस में A ही लिया था, यहाँ पे आप M ले लो या फिर A भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और B का मेल्टिंग पॉइंट आपने लिया N, इस तरीके से लिया। और केस क्या है, दो केस ऑलरेडी बनते हैं कि M इज ग्रेटर देन N या N इज ग्रेटर देन M। तो सबसे पहले M पे हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर के केस पे हम बात करेंगे। फर्स्ट नंबर हम जब ड्रॉ कर लेंगे तो सेकंड को भी जिस तरीके से हमने आइसोमॉर्फस में किया था बिल्कुल सिमिलरली हमें वैसे ही करना होगा, बिल्कुल उल्टा हमें करेंगे। टेम्परेचर को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, देखते हैं कैसे। तो ये सबसे पहले इस केस पे हम बात करते हैं। चलिए, तो 100% A है, मतलब पूरा का पूरा A आपका इस साइड में है, पूरा का पूरा A जो सॉलिडिफाई हो चुका है, या फिर A आपने जो लिया है सॉलिड में इधर लिया है, क्लियर। और पूरा का पूरा B जो है आपका इधर साइड में है, B आपका इधर सॉलिड इधर साइड में, बिल्कुल क्लियर। चलिए, अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ A दैट मींस M इज ग्रेटर देन N। N हो गया आपका यहां पे, N मतलब M से कम, इस तरीके से, क्लियर हुआ, इतना कम है। यहां पे है M और यहां पे है N, डन, क्लियर। चलिए, अब आइसोमॉर्फस में आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि यहां पे था B मेल्टिंग पॉइंट ऑफ B और यहां पे था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ A। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस तरीके से क्या हो रहा है, ग्राफ जब कूल हो रहा है तो डाउन आ रहा है, उसका टेम्परेचर डाउन आ रहा है। कूल हो रहा है तो टेम्परेचर कर्व में होते हुए डाउन आ रहा है। ये चीज आपने नोटिस किया था। और ये कर्व कहां से प्लॉट किए गए थे, ये कूलिंग कर्व थे। ये कूलिंग कर्व यहां से प्लॉट किए गए थे इस तरीके से। इस तरीके से जो टेम्परेचर का आपको कूलिंग कर्व का जो इस तरीके से ग्राफ मिला था, उसी को जब हमने मिलाया था तो इस तरीके से कुछ हमें ऐसा मिला था। आपको आइसोमॉर्फस में मैंने बता रखा है। तो इस तरीके से डाउन हो रहा है, इस तरीके से कूल होते हुए एलिमेंट आ रहा है। अब आपका ये जो B एलिमेंट है मेल्ट हो चुका है N पॉइंट पे, क्लियर। B एलिमेंट है मेल्ट हो चुका है N पॉइंट पे, और A एलिमेंट है सॉलिड जो था आपका मेल्ट हो गया है M पॉइंट पे। मेल्ट हो गया दैट मींस व्हाट, कि लिक्विड में बदल चुका है। इतना क्लियर है। अब वो सॉलिडिफाई होने जा रहा है, अब वो सॉलिडिफाई होने जा रहा है, तो आप उसको करो सॉलिडिफाई। तो सॉलिडिफाई होने जा रहा है और साथ में N भी होगा। N का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है तो N थोड़ा सा देर में होगा, लेकिन N भी होना शुरू होगा। सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, होते 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 आगे ये दोनों आपस में ये मिल गए ऐसे। और ये जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला, ये एक टेम्परेचर आया, ये एक टेम्परेचर आया, और इस पॉइंट को यूटेक्टिक एलॉय बोला गया। यूटेक्टिक एलॉय, यूटेक्टिक एलॉय, इस पॉइंट पे जाके यूटेक्टिक एलॉय बनता है, और ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूटेक्टिक एलॉय है। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आई होगी कि सर जब भी हम इंप्योरिटी बेस मेटल में ऐड करते हैं तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स बढ़ती है, बट माय डियर फ्रेंड्स ये यूटेक्टिक एलॉय में जस्ट उल्टा है। कैसे? ये रॉल्स लॉ का नियम है। रॉल्स लॉ ने क्या बोला, इसको मैं रफ करता हूं। रॉल्स लॉ को आप नोट करो, यहां से जो नीड पड़ी तब रॉल्स लॉ आए, उनका तब खेल यहां पे शुरू हुआ। रॉल्स ने एक लॉ दिया। उन्होंने बताया कि when we add any impurity in base metal, then strength and melting point temperature will be increased except eutectic alloys। यूटेक्टिक एलॉयज को छोड़ के हर जगह मेल्टिंग पॉइंट और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये रॉल्स ने बताया।
क्लियर? दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप गोल्ड एंड आर्सेनिक का पेयर लेते हो और इसका जो एलॉय आप बनाओगे तो वो एलॉय वीक भी होगा और उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, कम भी होगी। क्लियर? अब क्यों होगी उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। या फिर आपने लेड और कैडमियम लिया था, उसका भी जब आप एलॉय फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, सॉलिड स्टेट में लेके जाओगे, फाइनल प्रोडक्ट जब आपका बनेगा तो उसमें भी उसकी स्ट्रेंथ एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अब वो क्यों होगा उसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा। वो कब बताऊंगा? माइक्रो स्ट्रक्चर जब मैं स्टडी कराऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि क्यों वीक हो रहा है, क्यों उसमें क्या हो रहा है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी, कैसे स्टेबिलिटी, कैसे अनस्टेबिलिटी, ये सारी मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। बिकॉज ऑफ दैट वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे आपका प्रेजेंट होगा इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर। ये इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर अभी जब मैं माइक्रो स्ट्रक्चर बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये राउल्ट्स ने जब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें ऐसा क्यों दिखा। चलिए, तो जब हम देखेंगे तभी हम ये प्रूफ पा पाएंगे। अभी ये केवल स्टेटमेंट सुनना जरूरी है। कैसे? कि यहां पे हमें ये मिला कि यूटेक्टिक एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, जैसे कि एक जो एलिमेंट लिया था हमने ए लिया था, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बी का भी मेल्टिंग पॉइंट जो एन है वो भी ज्यादा है, बट उनका जो फाइनल प्रोडक्ट हमने देखा तो उसका देखा फाइनल प्रोडक्ट कम। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राउल्ट्स ने ऐसा बोला। अब क्यों बोला? राउल्ट्स ने ऐसा इसलिए बोला जब उन्होंने इसके माइक्रो स्ट्रक्चर्स की स्टडी किया तो देखा कि यस ऑफ कोर्स इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर बन रहा है। और इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर, एक बार थोड़ा सा मैं हिंट भी दे देता हूं, इंटरलेमिनार जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरीके का कुछ होता है, वो इस तरीके का कुछ होगा, इस तरीके का। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट जैसे जैसे बदलते हैं आपके मॉडल कैविटी में उस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। और इसमें क्या ए अलग होगा और बी अलग होगी। यस ऑफ कोर्स ए और बी अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? क्योंकि 100% क्या है, इंसॉल्युबल है सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में 100% इंसॉल्युबल होगा। ए अलग बनेगा, बी अलग बनेगा, तो ए की स्ट्रेंथ और बी की स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग अलग और इंटरलेमिनार में बनेगा, तो इसीलिए स्लिप होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। और इतने ज्यादा लैटिस बनेंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। और बहुत ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर डाउन। और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर डाउन होने का मतलब, और बहुत ज्यादा एनर्जी का मतलब, इसका मतलब व्हाट, कि हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। एंड हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर का मतलब क्या? ये सब सारी की सारी चीजें मैंने आपको पहले क्रिस्टल इंपरफेक्शन में एंड स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म में आपको बता रखा है। तो हाईली अनस्टेबल का मतलब कि हाईली रिएक्टिव एंड हाईली कोरोसिव, तो इसीलिए सबसे ज्यादा वीक। यूटेक्टिक, एक्सेप्ट यूटेक्टिक का मतलब क्या है? इसीलिए सबसे ज्यादा वीक और सबसे कम उसकी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। बट एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये इस तरीके का बना। क्लियर? तो इसको पूरा का पूरा हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, यहां से यूटेक्टिक एलॉय का हमें मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हमें मिला, और यहां पे हमें फाइनल प्रोडक्ट यूटेक्टिक एलॉय, हमें फाइनल प्रोडक्ट यहां पे माय डियर फ्रेंड्स मिल चुका है। क्लियर? इधर पूरा सॉलिड था और यहां पूरा लिक्विड था, यहां पूरा लिक्विड था, और ये लिक्विड सॉलिडिफाई होते होते यहां पे आया, और बी एलिमेंट का एन मेल्टिंग पॉइंट से लिक्विड सॉलिडिफाई होते होते माय डियर फ्रेंड्स वो आया इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। क्लियर? और इस पॉइंट पे आके वो सॉलिडिफाई हुआ, दोनों जब मिक्स हुए तो यहां पे यूटेक्टिक एलॉय मिला। इज इट क्लियर? चलिए, इसको नाम दीजिए P, इसको नाम दीजिए Q। अच्छी बात है, ये ऐसा मिला। इधर ऊपर मैंने क्या अभी बोला आपको? लिक्विड। मैंने एक सेंटेंस का नाम लिया लिक्विड। यहां पे है A सॉलिड, ऑफ कोर्स यहां पे है B सॉलिड, गुड। और इनके बीच में अब मैंने आपको बोला था कि सेट थ्योरी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आपको दो ही चीज काम आने वाली है पूरे फेस डायग्राम में, दो ही चीज बार बार रिपीट होने वाली है। एक तो पहला क्या? कूलिंग कर्व। एक कूलिंग कर्व आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, और दूसरा मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी कि अगर एक तरफ A है दूसरी तरफ B है तो बीच में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? A एंड B होगा बीच में। उसी तरीके से कि एक तरफ A सॉलिड है और एक तरफ B सॉलिड है तो बीच में क्या होगा? A एंड B सॉलिड। डन? इस तरीके से अगर एक तरफ A सॉलिड है और एक तरफ लिक्विड है तो बीच में A सॉलिड प्लस क्या हो जाएंगे? लिक्विड। एक तरफ लिक्विड है और एक तरफ B सॉलिड है, एक तरफ लिक्विड है और एक तरफ B सॉलिड है, एक तरफ लिक्विड, एक तरफ लिक्विड और एक तरफ B सॉलिड, तो बीच में लिक्विड प्लस B सॉलिड। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको फेस मिल चुका है। ऊपर पूरा का पूरा MEN कैसा लाइन है? लिक्विडस लाइन, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर सारा का सारा क्या भरा पड़ा है? लिक्विड भरा पड़ा है। तो MEN लिक्विडस लाइन होगी,
लिक्विडस लाइन, डन। MEN लिक्विडस लाइन होगी। चलिए उसके बाद E जो पॉइंट देगा, E पॉइंट हमें क्या देगा, यूटेक्टिक एलॉय देगा, यूटेक्टिक एलॉय देगा। दोबारा लिखने से टाइम वेस्ट है, मैं आपको बता देता हूं कि E जो पॉइंट देगा मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, यूटेक्टिक एलॉय देगा। और MEN के जस्ट ऊपर लिक्विड है तो ये लिक्विडस लाइन है। और PEQ के जस्ट नीचे ये पूरा का पूरा माय डियर फ्रेंड्स क्या है, अब देखो यहां पे लिक्विड और सॉलिड है, यहां पे लिक्विड सॉलिड है, यहां पे लिक्विड है, बट एक ही ऐसा ये सेक्शन मिल रहा है कि जहां पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड है। सो माय डियर फ्रेंड्स PEQ क्या देगा, इसको मैं रफ करता हूं, PEQ हमें देने वाला है सॉलिडस लाइन, सॉलिडस लाइन, डन। ओके, तो ये जो लाइन होगी सॉलिडस लाइन होगी और ये जो लाइन होगी लिक्विडस लाइन होगी। तो इसको भी आप कोड करो लिक्विडस, लिक्विडस, एंड इसको आप कोड करोगे सॉलिडस। बढ़िया, डन। अब एक और स्टेप आगे चलते हैं कि सारी लाइनें तो सर आपने कोड कर दिया, अब इसका बेनिफिट आपने कोड क्यों कराया, इसका हमें बेनिफिट क्या है। यस, बेनिफिट उठाने के लिए ही कोई भी काम हमें करना है। देखो कैसे, गेट के क्वेश्चन यहां से फिर से भर भर के पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो आइसोमॉर्फस सिस्टम से ही पूछेगा। कैसे पूछ सकता है, वो कहेगा कि इस कंपोजिशन पे, सपोज दैट जिस तरीके से आइसोमॉर्फस सिस्टम पे लाइनें खींची थी, ये पूरा का पूरा माय डियर फ्रेंड्स कंपोजिशन ही है, पूरा का पूरा कंपोजिशन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 90% A है, 10% B है, यहाँ पे 70% A है, 30% B है, इसी तरीके से पूरा सीक्वेंस चल रहा है। एग्जामिनर ने ये बोल दिया, एग्जामिनर ने आपके ये बोल दिया कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जेड स्टार, किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे दिस दिस दिस, इस कंपोजिशन पे आप, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आइदर दिस टेम्परेचर या फिर एग्जामिनर बोल दे दिस टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर, आप फाइंड करो अमाउंट ऑफ लिक्विड को, आप फाइंड करो अमाउंट ऑफ लिक्विड को। यस, इजी है निकालना। अब कैसे, चलो इसको आप कोड किए, ओके, कैसे इजी है निकालना उसको देखते हैं। देखो कैसे मजा आने वाला है। तो टी स्टार यहां पे है, जेड स्टार आपका यहां पे है। टी स्टार जेड स्टार कहां काट रहा है, एक बार जरा उसको ऑब्जर्व करते हैं। इस तरीके का है, टी स्टार की लाइन ऐसे गई है, जेड स्टार की लाइन यहां पे ऐसे गई है, ये है इस तरीके का पूरा डायग्राम बना हुआ है। ये है जेड स्टार, ये है टी स्टार, और ये बात हो रही है इस सेक्शन की ME की बात हो रही है, ME की बात हो रही है, P की बात हो रही है, इसके बारे में। तो ये आपका हो गया बीच में फलक्रम, इसको नाम दे दो A, सॉरी A नाम से तो एलिमेंट है, कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। इसको आप नाम दे दो S और इसको नाम दे दो Z, SFZ, इस तरीके से आपने नाम दे दिया, ठीक है। इधर ये आपकी है लिक्विडस लाइन, ओके, ये है आपकी लिक्विडस लाइन, लिक्विडस लाइन, ओके। इसका मतलब ये पॉइंट आपका क्या प्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड, डन। अब यहां देखो, इधर है पूरा का पूरा A सॉलिड, इधर मैंने आपको दिखाया है कि पूरा का पूरा है A सॉलिड। दैट मींस क्या कि ये जो लाइन है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, सॉलिडस लाइन, ये है आपकी सॉलिडस लाइन, सॉलिडस लाइन। इसी तरीके से बिल्कुल इजी है सीक्वेंस में, लेकिन चलोगे तभी चीजें इजी लगेंगी। तो ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा। अब वही आइसोमॉर्फस में जो मैंने बताया था, जस्ट रिवर्स, कि ये सॉलिड को रिवर्स कर दिया आपने इस डायरेक्शन में, लिक्विड को रिवर्स कर दिया आपने इस डायरेक्शन में। यस, एंड यू हैव टू कैलकुलेट। ये कहेगा कि एक कंपोजिशन पे एट दिस टेम्परेचर, आप ये बताओ अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना हुआ। आप अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या करोगे, अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए क्या करोगे, जस्ट अपोजिट आर्म वाला लोगे SF, L के अपोजिट आर्म क्या है, SF है, SF को लोगे और फुल आर्म की लेंथ लोगे, फुल आर्म की लेंथ क्या है, SZ लोगे और रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100। क्लियर। और अमाउंट ऑफ सॉलिड अगर निकालोगे यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या है, जस्ट सॉलिड के अपोजिट वाला आर्म क्या है, FZ है, तो FZ आप करोगे और उसके बाद SZ करोगे इनटू व्हाट, 100। इजी। और ऐसे ही जस्ट आप दूसरे साइड का निकाल सकते हो, उसका भी चलो निकाल लेते हैं। पहले तो आप इसको नोट करो, क्लियर, डन। अब चलो, अब इसका भी हम निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सेम यही प्रोसेस, आपको बस पहचानना है सॉलिडस एंड लिक्विडस लाइन, और आपको इजीली क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो टाइम पास होगा, टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो हमें मेथड को समझना होगा, फॉलो करना होगा। एग्जामिनर ने क्या कहा, ये तो कंपोजिशन वाली लाइन है ना, तो एग्जामिनर ने एक फिक्स कंपोजिशन की बात की, तो आप क्या काम करो, सीधा एक लाइन खींच दो, डन। ये सब सारे मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, बट अभी ये सब कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है।
एग्जामिनर ने एक फिक्स कंपोजिशन की बात की, आपने सीधा लाइन खींचा। एग्जामिनर ने, ये टेम्परेचर लाइन है, एग्जामिनर ने एक फिक्स टेम्परेचर की बात की, आपने एक ऐसे लाइन खींचा। एक बार जरा इसको ढंग से ड्रॉ करते हैं। आपने ऐसे खींचा, ये इस तरीके से खींचा, बीच में जहां ये कट किया, ये क्या हो गया, ये फलक्रम आपका हो गया, ठीक। और ये कौन सी लाइन है, ये आपकी लाइन है लिक्विडस लाइन। दैट मीन्स इस पॉइंट पे है आपका, इस पॉइंट पे है आपका लिक्विड, ओके। और इधर ये जो लाइन है इसके जस्ट अपोजिट साइड में सॉलिड है, तो ये पूरा का पूरा सॉलिडस लाइन है, तो यहां पे हो जाएगा आपका सॉलिड, यहां पे हो जाएगा आपका सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड के जस्ट अपोजिट वाले आर्म को आप लिखोगे और ये पूरे आर्म की लेंथ लिखोगे, डिवाइड में इनटू करोगे 100, वो आ जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ सॉलिड। अब जब अमाउंट ऑफ लिक्विड की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा ये लेंथ लिखोगे और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ लिखोगे, इनटू 100 करोगे तो अमाउंट ऑफ लिक्विड आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने इस वाले केस में बता रखा है। डन, क्लियर। चलिए, तो ये रहा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। चाहे ये कन्वेंशनल में 4 मार्क्स का मटेरियल साइंस से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए या IRMS में पूछा जाएगा या SSC JEE में कन्वेंशनल में पूछा जाएगा। चलिए, डन, ओके। अब ये हो गया। अब माइक्रो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, एनर्जी एंड उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, कोलिजन, रिएक्टिवनेस, इन सब के बारे में जरा स्टडी करते हैं इस फेस सिस्टम पे एनालिसिस करते हुए। डन, चलिए। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, ओके, डस्टर। तो चलिए थोड़ा सा फेयरली एक बार करते हैं, क्योंकि कंटेंट डिलीवर करते करते ये जो डायग्राम है ये काफी, एक बार दोबारा ये जो डायग्राम हमने बना रखा था यूटेक्टिक का, एक बार दोबारा स्पीडी रूप से हम बना लेते हैं। तो ये हमने पाया था, इस तरीके से हमने पाया था, एक यहां से ऐसे ड्रॉ हो रही थी, यहां से हो रही थी। ये कौन सा केस था, ये केस था m इज ग्रेटर देन n, जब m बड़ा था n से, तो n को थोड़ा सा नीचे ही करके आप इस तरीके से बनाओगे। चलो, अब अगर सपोज दैट केस आपका हो जाए इस तरीके का, तो आप क्या काम करोगे, ऐसा बना लोगे, आप बना लोगे इस तरीके का, तब वो यहां आके मैच करेगा। m हो जाएगा कम, किससे, n से। चलो, ये भी आपको क्लियर हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पे मिलते हैं आप ये यूटेक्टिक, इस पॉइंट पे आपको मिलता है यूटेक्टिक। एक केस की ही बात करते हैं, ठीक है, एक केस की हम बात करते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें मिला यूटेक्टिक, इस पॉइंट पे हमें मिला यूटेक्टिक, ओके। अब ये हो गया सॉलिडस लाइन, ये रेड वाला सॉलिडस लाइन और ये ब्लैक वाला लिक्विडस लाइन, बढ़िया। ये रहा ई पॉइंट और इसको बोला P और Q पॉइंट बोला हमने, ठीक है। ये रहा सॉलिडस लाइन, सॉलिडस, और ये रहा लिक्विडस, ठीक है। ये इतना हमने सीखा। यहां पे हमने ये भी चीज ऑप्ट किया था कि यहां पे A सॉलिड प्लस B सॉलिड था, यहाँ पे A सॉलिड प्लस लिक्विड था, यहाँ पे केवल और केवल लिक्विड था, और यहाँ पे लिक्विड प्लस B सॉलिड था, यहाँ पे B सॉलिड था पूरा का पूरा, और यहाँ पे A सॉलिड था, ये पूरा का पूरा सेक्शन में, और इधर ये पूरा का पूरा सेक्शन में, इस तरीके से था। चलिए, अब माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते समय सबसे पहले तो हमें रीजन डिफाइन करना होगा। ये जो रीजन होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है हाइपोयूटेक्टिक एलॉय। ये बताता है हाइपोयूटेक्टिक एलॉयज के बारे में। और ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं हाइपर, बस ऐसे ही बोलते हैं, हाइपरयूटेक्टिक एलॉय। क्लियर, इसको बोला जाता है। चलो, अब अलग अलग सेक्शन पे हम जरा माइक्रो स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं कि ये एक सेक्शन लिया हमने 1 से 2, हमने 1 से 2 सेक्शन लिया, और हमने 2 से 3 एक सेक्शन लिया। ये किसके लिए है, ये यूटेक्टिक के लिए है। अभी हम माइक्रो स्ट्रक्चर किसकी एनालिसिस कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं एनालिसिस फॉर माइक्रो स्ट्रक्चर के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। क्लियर, और किसके लिए कर रहे हैं, हम यूटेक्टिक के लिए कर रहे हैं, यूटेक्टिक रीजन के लिए कर रहे हैं, यूटेक्टिक रीजन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यूटेक्टिक रीजन में सबसे पहले देखते हैं 1 और 2 के लिए। तो 1 और 2 में क्या है, 1 और 2 में अगर 1 की कोई लिमिट नहीं है, 1 आप कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो 1 और 2 रीजन में क्या है, टोटल और टोटल, ये लिक्विडस लाइन है ना, यहाँ पे आप देखो, तो ये पूरी की पूरी लिक्विडस लाइन है, और 1 से 2 आपका कौन सा सेक्शन है, पूरा का पूरा लिक्विड में डूबा हुआ है। और लिक्विड में ये क्या कह रहा है, लिक्विड में ये कह रहा है कि 100% सॉल्युबल। आप ए और बी को बाइफरकेट कर ही नहीं सकते हो, लेड और कैडमियम को, या गोल्ड या आर्सेनिक को आप बाइफरकेट कर ही नहीं सकते हो। सो माइक्रो स्ट्रक्चर्स कैसा बना, एक तो लिक्विड फेस में है तो लिक्विड फेस में बना, और यहाँ पे आप ए बी को बता नहीं सकते। डन, क्लियर, इस तरीके से।
बिल्कुल लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। चलिए अब 2 से 3 का रीजन देखा जाए तो 2 से 3 के रीजन में ए भी सॉलिड के फॉर्म में है और बी भी सॉलिड के फॉर्म में है। पहला हमें एक इंफॉर्मेशन यहां से मिल रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन कहां से मिल रहा है कि ये सॉलिड के केस में 100% इनसॉल्युबल होता है। दैट मीन्स व्हाट कि 0% सॉल्युबल है, मतलब ये सॉल्युबल है ही नहीं सॉलिड के केस में। तो दूसरा इंफॉर्मेशन हमें मिला, एक तो कि 100% इनसॉल्युबल है और एक इंफॉर्मेशन ये मिला कि ए सॉलिड अलग है, बी सॉलिड अलग बनेगा। चलो ठीक है, अब उसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से मिलेगा। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 वाले सेक्शन से, और 3 वाले सेक्शन की तरफ हम चलेंगे। चलो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हमने देखा, मेटलर्जिकल लैब में ले जाके माइक्रोस्कोप लगा के हमने देखा तो गोल विजन आया, इसलिए मैं गोल गोल बना रहा हूं। ठीक, तो ए अलग दिख रहा है, बी अलग दिख रहा है और ये टोटली ए अलग बनेगा, बी अलग बनेगा, इतना इंफॉर्मेशन। अब ए और बी अलग किस टाइप का बनेगा, अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि ऐसे ही मैं इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर बना दूं तो आपके मन में क्वेरीज होगी कि सर ये कैसे बना। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरफ चलो, अब प्रोडक्शन के फील्ड में जाओ। ये तो मटेरियल साइंस है सब्जेक्ट, बट आप प्रोडक्शन के सब्जेक्ट में जाओ। प्रोडक्शन में आप कास्टिंग पढ़ते हो, कास्टिंग का उठाओ सब्जेक्ट और उसमें लेड और कैडमियम को उठा लो या फिर गोल्ड एंड आर्सेनिक को उठा लो, जो मैंने यूटेक्टिक के आपको एग्जांपल बताए, और उसको क्या आप क्रूसिबल में डाल दो और फर्नेस में उस क्रूसिबल को उठा के ले जाकर फर्नेस में डाल दिया, हीट होना शुरू हो गया, दोनों मेल्ट होना शुरू हो गया। आप बाहर उसको निकाल लो। बाहर जब उसको निकाला और सॉलिडिफाई करना शुरू किया तो लेड जो होगा कैडमियम को किक करेगा। जब वो बिल्कुल सॉलिड में बदलने वाले होंगे, एट द पॉइंट ऑफ व्हाट, एट द पॉइंट ऑफ दिस, एट द पॉइंट ऑफ जस्ट ये जो 2 पॉइंट से जस्ट एबव मिली में जस्ट एबव, थोड़ा सा एबव टेम्परेचर पे, यहां पे तो ये सॉलिडिफाई हो ही जा रहा है, लेकिन इससे जस्ट ऊपर हल्का सा टेम्परेचर पे ये एक दूसरे को किक करना शुरू कर देंगे। लेड कैडमियम को थ्रो करेगा और कैडमियम लेड को थ्रो करेगा, और टेम्परेचर ग्रेडियंट जैसा होगा। ये जो क्रूसिबल है, क्रूसिबल आपका सर्कुलर सेक्शन में होता है, तो हर जगह से चारों तरफ से आपके ए और बी पहले तो लिक्विड में थे तो वो क्या घुले हुए थे, और जब सॉलिड में बदलना शुरू हुए हैं और टेम्परेचर ग्रेडियंट्स जैसे जैसे चारों तरफ से उनको मिल रहा है, तो जो ए वाला एलिमेंट है वो बी को किक कर रहा है और जो बी वाला एलिमेंट है वो ए को किक कर रहा है। ए दैट मीन्स कैडमियम, बी दैट मीन्स लेड, वो आपस में एक दूसरे को किक कर रहे हैं। और किक करने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो ए ऐसा बना और ए ने अपने भीतर से निकाला किसको, बी को, तो ये बना बी। अब बी में जो अमाउंट परसेंटेज था ए का, तो बी ने ए को अपने बाहर निकाला इस तरीके से। तो एक दूसरे अपने भीतर से ही जो परसेंटेज अमाउंट है एलिमेंट्स का, वो एक दूसरे को सॉलिडिफाई जस्ट होने से पहले किक आउट करके वो बाहर निकाल रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण। इसका मेन रीजन क्या है, ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। डन, ओके। तो एक दूसरे को ये किक आउट करके चारों तरफ से ये बाहर निकाल रहे हैं। तो इनमें किक आउट करते हुए अगर चारों तरफ से बाहर निकाल रहे हैं, मैं एक डायरेक्शन से नहीं बात कर रहा हूं, चारों डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज सर्कुलर, क्रूसिबल आपका क्या है, सर्कुलर है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट चारों तरफ से मिल रहा है। अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का क्या, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो चारों तरफ से डायरेक्शनल उसको टेम्परेचर लॉस करने को मिल रहा है। तो इधर से भी किक आउट हो रहा है, दूसरी तरफ से भी किक आउट हो रहा है, पहली तरफ से भी किक आउट हो रहा है, फिर से दूसरी तरफ से भी हो रहा है, पहली तरफ से भी हो रहा है। तो इस तरीके से इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर मिला, जिसमें ए मिला, फिर बी मिला, ऐसे ही सीक्वेंस रहा। ये अगर रहा एक तो ये होगा बी, फिर ये होगा ए, अगर ये रहा बी तो सेकंड वाला होगा ए। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और इसी स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है क्या, इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर। ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि जब यूटेक्टिक एलॉय का फाइनल प्रोडक्ट जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है क्यों लो है, राउल्ट्स ने ऐसा क्यों बोला। चलिए वो टाइम आ गया है। ये आपका है यूटेक्टिक एलॉय, ठीक है। यूटेक्टिक रीजन में यूटेक्टिक एलॉय ये है। अब हाइपर यूटेक्टिक के रीजन में यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो हाइपर यूटेक्टिक एलॉय होगा। जो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो
हाइपर यूटेक्टिक एलॉय होगा, जो यहां पे मिलेगा वो हाइपो यूटेक्टिक एलॉय होगा, और जो यहां पे मिलेगा वो यूटेक्टिक एलॉय होगा। तो यूटेक्टिक एलॉय के बारे में अगर मैं समझा देता हूं तो आपको हाइपो एंड हाइपर आप सिमिलरली वैसे ही समझ सकते हैं। चलिए, तो ये क्यों वीक होगा, राउल्स के मुताबिक ये क्यों वीक होगा? बिकॉज कि यहां पे लैमिना टाइप का, इंटरलैमिनार बोला है ना, लैमिना टाइप का, आप फ्लूइड्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ते भी हो, लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो का मतलब एक लेमिना की तरह बना बना के फ्लो होना, जिस तरीके से हम स्लाइस काटते हैं आलू का चाहे किसी भी फल फ्रूट्स का, तो लेमिना बन के फ्लो होना। तो ये लेमिना बना हुआ है, कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे अपने प्रोडक्ट पे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। ठीक है, इजीली स्लिप हो गया। और लेमिना बनने के कारण इसमें लैटिस बहुत सारे बने हैं, इसमें आप देखो लैटिस बहुत सारे बने हैं, बट ये डिस्टॉर्ट लैटिस नहीं है। अगर ये डिस्टॉर्ट, मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म में कि अगर ये डिस्टॉर्ट लैटिस होता है, मतलब आपस में उलझा हुआ रहता, तो उसको अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते, ब्रेक करने की कोशिश करते, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता, क्योंकि आपस में उलझा हुआ है। अगर उसमें मेल्टिंग मतलब टेम्परेचर भी देते तो वो इजीली मेल्ट नहीं होता, क्योंकि वो सब के सब आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन अगर बिल्कुल सीक्वेंस के फॉर्म में इसके लैटिस अरेंज हैं, इसके लैमिना सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज हैं, तो आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दोगे वो क्या होगा, इजीली स्लाइड हो जाएगा। दैट मींस क्या, वीक है। आप टेम्परेचर कम भी दोगे तो उसके बीच में जो लेमिना और लेमिना के बीच में जो उसके लैटिस और लैटिस के बीच में वाइब्रेशन होके वो क्या होंगे, इजीली ब्रेक हो जाएंगे। डन। तो इसलिए जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर डाउन होगा। डन। और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर डाउन होने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी का ज्यादा होना, ये भी डन। और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या कि अनस्टेबिलिटी का ज्यादा होना, ये फिजिक्स का रूल मैंने आपको कई बार समझा रखा है। और अनस्टेबिलिटी का ज्यादा होने का मतलब क्या कि ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है ये क्या बना है, ये रिएक्टिव बना है, ये हाईली रिएक्टिव बना है, मतलब रिएक्टिव बना है बट हाईली रिएक्टिव बना है। और हाईली रिएक्टिव बनने का मतलब क्या कि ये एटमॉस्फेयर से बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। बहुत जल्दी रिएक्शन करने का मतलब क्या है कि ये बहुत तेज क्या होगा, कोरिजन होगा इसका। वेरी गुड, ये बहुत जल्दी इसका हुआ कोरिजन, अच्छी बात है, बहुत तेजी से हुआ इसका कोरिजन। बहुत तेजी से कोरिजन होने का मतलब क्या, मतलब इसमें बहुत तेजी से साइड इफेक्ट आ रहे हैं। साइड इफेक्ट होने का मतलब क्या कि ये होगा काफी वीक। और यही राउल्स ने बोला, राउल्स ने दो ही तो बात बोली कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ऐसे चीजों का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कम होता है और वीक होते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये जो यूटेक्टिक सिस्टम है, यूटेक्टिक वर्ड ही कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और ये ग्रीक में यूटेक्टिक का मतलब ही होता है क्या, लोअर मेल्टिंग पॉइंट या लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी कोट करो कि यूटेक्टिक ग्रीक वर्ड है, यूटेक्टिक जो है वो ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक शब्द के अकॉर्डिंग यूटेक्टिक, अगर किसी भी वहां के पर्सन ने अगर यूटेक्टिक बोला, इसका मतलब क्या, लोअर मेल्टिंग पॉइंट वो बोल रहा है या फिर लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है। ये भी नोट करो आप, नोट किया, ठीक है। तो ये रही पूरी की पूरी कहानी यूटेक्टिक रीजन की माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे। कि माइक्रो स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा नहीं कि केवल बोला बनाया बात खत्म, आपको कन्वेंशनल में लिखना होगा इतनी सब सारी कहानी। डन, क्लियर। चलिए, तो ये रहा यूटेक्टिक रीजन का, ये जो लाइन है यूटेक्टिक रीजन की है। अब इसके इस तरफ की बात कर लेते हैं, फिर से उस तरफ की बात करेंगे। तो इस तरफ में भी एक लाइन आप खींचो, क्लियर। और लाइन खींच के सेक्शन आप ड्रॉ करो, 1 से 2 डैश, 2 डैश से 3 डैश, 3 डैश से 4 डैश। अब इसका पूरा का पूरा आप बनाओ माइक्रो स्ट्रक्चर। आप बना सकते हो इजीली, बट मैं हेल्प करता हूं, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम बना रहे हैं एनालिसिस ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर व्हाट, यूटेक्टिक रीजन के बारे में नहीं हम बना रहे हैं। अब हमारा फोकस पॉइंट क्या है, हमारा फोकस पॉइंट है हाइपो के बारे में, हाइपो यूटेक्टिक रीजन के बारे में हमारा फोकस पॉइंट है। और उसमें भी हम सबसे पहले बना रहे हैं 1 से 1 डैश से 2 डैश के बारे में। ऑफ कोर्स 1 डैश से 2 डैश क्या है, ये पूरा का पूरा लिक्विड जोन है। तो आप लिक्विड जोन में 100% सॉलिबिलिटी है, आप किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए सिमिलरली आपको ऐसा बनाना होगा। डन, क्लियर, चलो आगे, अच्छी बात है। अब 2 डैश से 3 डैश के बारे में बात करते हैं। 2 डैश से 3 डैश के बारे में आपने बात करते हैं, ठीक है। तो 2 डैश से 3 डैश में आपका एक तो लिक्विड है, अच्छी बात है, लिक्विड है, और ए सॉलिड है। माय डियर फ्रेंड्स, लिक्विड के साथ सॉलिड आपने कब कब देखा है, केवल कास्टिंग प्रोसेस में देखा है। और कास्टिंग प्रोसेस में आपने कब देखा है, जब सॉलिडिफाई हो रहा था। और सॉलिडिफाई जब चारों तरफ से हो रहा था तो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था, डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो आपने डेंड्राइट्स देखा लिक्विड में जब सॉलिडिफाई हो रहा था। इसका मतलब क्या कि एक टाइम पर जब लिक्विड होगा और उसमें सॉलिड भी होंगे, दैट मींस व्हाट, वो सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा अंडर द कास्टिंग प्रोसेस। तो डेंड्राइट्स भी आपको दिखेंगे,
आपको डेंड्राइट्स दिखेंगे और उसके साथ लिक्विड्स दिखेंगी। और ये डेंड्राइट्स किसके होंगे? ये डेंड्राइट्स होंगे आपके ए सॉलिड के। डन। और साथ में होंगी लिक्विड्स, साथ में होंगे आपके लिक्विड्स। चलो अच्छी बात है। अब और आगे बढ़ते हैं। ये सब ब्लू लाइन में, ये ब्लू डॉटेड में क्या है? लिक्विड है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, ये 3-4 की। मजा आ रहा है स्टडी करने में? तो इस तरीके से मजा लेते हुए करना है, बिल्कुल कनेक्शन, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं, एकदम हलवा की तरह। अब 3 से लेके 4 3 से 4 फिर से माइक्रो स्ट्रक्चर हमने बनाया, गोला बनाया। माइक्रो स्ट्रक्चर क्यों गोला बना? क्योंकि हम मेटलर्जिकल लैब में ले जाकर माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप से क्यों देखेंगे? तो हमारे आंख से जो वहां के सर्कुलर सेक्शन होगा, तो उससे जो इमेज बनेगी, जो रे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पे आएगी, तो गोल जैसा दिखेगा। इसलिए ये सर्कुलर सेक्शन हमने बनाया। चलिए ओके, तो इसमें आपको दिख रहा है ए सॉलिड और बी सॉलिड दिख रहा है, ठीक है? ए सॉलिड बी सॉलिड दिख रहा है। इसका अभी हमने बनाया कि किस फॉर्म में दिखेगा, वो इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर दिखेगा। बट ए सॉलिड जो डेंड्राइट्स पहले बन चुका है, वो तो लेमिना में कन्वर्ट नहीं होगा ना। जो एक बार डेंड्राइट्स बन गए, तो डेंड्राइट्स कभी भी लेमिना में कन्वर्ट होते हैं? नो, नेवर, कभी नहीं होंगे। तो डेंड्राइट्स एज इट इज, डेंड्राइट्स तो कैरी ऑन होगा। डेंड्राइट्स आपका एज इट इज आपका कैरी ऑन होगा। एज इट इज डेंड्राइट्स तो आपके कैरी ऑन होंगे इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से कैरी ऑन होंगे। और ये डेंड्राइट्स किसके? एएस के होंगे। और साथ में आपका क्या होगा? आपका साथ में होगा ए और बी के इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर। ए और बी के इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर आपके ए और बी के होंगे। तो इस तरीके से आपको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर? इस तरीके से आपको फाइनल माइक्रो स्ट्रक्चर मिलने वाला है। चल ओके, यहां पे होगा ए, तो यहां पे होगा बी, यहां पे होगा फिर से ए, तो यहां पे होगा बी। तो इस तरीके से आपको इंटरलेमिना मिलने वाला है। और ये डेंड्राइट्स किसके मिलने वाले हैं? ए के मिलने वाले हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में। तो ये रहा हाइपोयूटेक्टिक की बात। अब हाइपरयूटेक्टिक की बात करते हैं। हाइपरयूटेक्टिक में फिर से एक सेक्शन लेते हैं। फिर से एक सेक्शन लिया, तो ये सेक्शन का नाम हमने रखा है A डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश एंड 4 डबल डैश, ठीक है? तो हर जगह यहीं पे क्या काम करो, थोड़ा सा चेंजिंग कर दो और आसान हो जाएगा, बस नेम चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हो गया हाइपर, यहाँ पे हो गया, अब हम हाइपर के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो हाइपर क्या है? 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, फिर से 2 डबल डैश, 3 डबल डैश और 3 डबल डैश, 4 डबल डैश। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइपर के बारे में। हाइपर के बारे में, तो हाइपर के भी बारे में 1 डबल डैश, 2 डबल डैश का सेक्शन क्या है? पूरा का पूरा लिक्विड सेक्शन है। 1 डबल डैश, 2 डबल डैश पूरा का पूरा क्या सेक्शन है? लिक्विड सेक्शन। यस, सेटिस्फाइड। चलिए, अब 2 डबल डैश और 3 डबल डैश के बीच में लिक्विड भी है और बी का सॉलिड है। और बी का सॉलिड अभी यहां पे वही किस फॉर्म में है? डेंड्राइट्स के फॉर्म में। यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स के फॉर्म होंगे, वो ए सॉलिड के ना हटा के आप क्यों हटा दोगे, यहाँ पे बी सॉलिड कर दोगे। तो ये जो डेंड्राइट्स है बी सॉलिड के हैं। और लिक्विड कौन सा है? लिक्विड यही वाला लिक्विड है। डन। ऐसे बस थोड़ा सा नेमलिंग करना है, चेंज करना है। अब 3 डबल डैश से 4 डबल डैश देखेंगे इस सेक्शन में। 3 डबल डैश से 4 डबल डैश अगर हम देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? तो आपको जो सॉलिड ए सॉलिड दिख रहा था, बट अब हमें डील हम कर रहे हैं डेंड्राइट्स किससे डील कर रहे हैं? बी सॉलिड से डील कर रहे हैं। क्लियर? बी सॉलिड से हम डील कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो डेंड्राइट्स मिलेंगे वो बी सॉलिड के मिलेंगे, ना कि ए सॉलिड के मिलेंगे। और बाकी पूरा का पूरा ए बी इंटरलेमिनार आपको मिलेगा ही मिलेगा। डन। तो ये पूरी की पूरी माइक्रो स्ट्रक्चर की एनालिसिस है अंडर व्हाट? यूटेक्टिक एलॉयज, यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में। जब यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें 3 चीजों के बारे में स्टडी करना है। पहला क्या? कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 100% सॉल्युबल होगा लिक्विड में। देखो, आप बाइफर्केट नहीं कर पा रहे हो कि ए किधर गया, बी किधर गया, बट जहां वो सॉलिड में बदलना शुरू हुआ आपको अलग अलग दिखना शुरू हो गया। और यहां देखो, जब टोटल फाइनल प्रोडक्ट बना तो ए अलग दिख रहा है, बी अलग दिख रहा है, डेंड्राइट्स अलग दिख रहा है। दैट इज द पॉइंट। तो ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जब पहली चीज अगर पता होगी तो आप इजीली क्या फेस को ड्रॉ कर पाओगे। तो फेस को आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फेस को ड्रॉ करने में किसकी मदद पड़ी? आपको मैथमेटिक्स की सेट थ्योरी या फिर उसको दूसरे फॉर्म में कूलिंग कर्व की आपको जरूरत पड़ी। मैथमेटिक्स का मतलब यही सेट थ्योरी, ए बी, तो बीच में ए एंड बी और कूलिंग कर्व की आपको जरूरत पड़े कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये रहा पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि गेट का, तो पहली चीज से आपने ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा। अब दूसरी चीज से क्या कि गेट के प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो आपको सॉल्व करना आपने कैसे सीखा। किसी भी कंपोजिशन पे, ये कंपोजिशन की अगर लाइन है,
जेड स्टार और ये एक टेम्परेचर दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विडस लाइन है तो ये होगी, यहाँ पे लिक्विड होगा, और ये सॉलिडस लाइन है तो ये होगा आपका सॉलिड, और अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड अमाउंट ऑफ सॉलिड मैंने आपको फाइंड करने के बारे में बताया था। तो दूसरा ये गेट का क्वेश्चन या ईएसी या कन्वेंशनल एसएससी जेई में भी या ईएसी के कन्वेंशनल में आपको पूछा जाएगा, 4 नंबर का ऐसे पूछा जाता है या 2 नंबर का, इस तरीके से आपको पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जब मैं एनालिसिस कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, तब आपको इजीली मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज आपको ये सीखने को मिली, और तीसरी चीज क्या सीखने को मिली कि हर एक फेस का मैं अलग अलग से माइक्रो स्ट्रक्चर ड्रॉ करा करा के मैंने उसकी इन डेप्थ एनालिसिस कराई कि किस सेक्शन में कौन वीक होगा, कितना उसकी स्ट्रेंथ होगी, और वो क्यों होगा, रॉयल्स लॉ ने क्यों ऐसा बोला, और यूटेक्टिक में ग्रीक में क्यों इसको ऐसे बोला गया, और कितनी उसकी स्टेबिलिटी है, कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, एंड देन ऑल। तो इसके साथ यूटेक्टिक सिस्टम हमारा फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम किस टॉपिक के साथ, हम पार्शियल यूटेक्टिक, दैट मींस थर्ड टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक इज दैट पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम। पार्शियल यूटेक्टिक में क्या होगा, यूटेक्टिक में 100% सॉल्युबल था लिक्विड में और 100% इनसॉल्युबल था सॉलिड में, और पार्शियल यूटेक्टिक में क्या होगा, पार्शियली खेल चलेगा, मतलब पार्शियली, दोनों में पार्शियली चलेगा। यहाँ पे 100% सॉल्युबल था लिक्विड में, वहां पार्शियल चलेगा, यहाँ पे 100% इनसॉल्युबल था सॉलिड में, वहां पे भी पार्शियल चलेगा, इसीलिए उसका नाम ही है पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।